चलिए बच्चों, तो अभी तक हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला देखा है, बराबर है। वी हैव सीन लेंस मेकर्स फॉर्मूला ना अभी तक। तो पहले तो कर्व्ड सरफेस वाला हमने देखा था, उसके बाद हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला देखा था। तो क्या क्या फॉर्मूले, व्हाट वर द रिजल्ट्स दैट वी हैव सीन। पहले तो हमने देखा था फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला 1/f व्हिच इज इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास, मतलब जिसका भी जो भी तुम्हारा जो मीडियम होगा, ठीक है, म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू म्यू जिस मीडियम में वो है, बराबर है -1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, देखा था ये हमने। एक सेकंड, तो हमने ये फॉर्मूला देखा था बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखते जाओ सब सब अभी, क्योंकि इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे सॉल्व। ठीक है, फिर then we have seen 1/v minus 1/u is equal to 1/f, बराबर है। we have seen this formula। यहाँ पे साइन कन्वेंशंस कहाँ से ले तो साइन कन्वेंशंस ऑप्टिकल सेंटर से। तो सपोज ये तुम्हारा लेंस ऐसे रखा है तुमने, तो ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, बराबर है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया ना। तो यहाँ से अगर मान लो लाइट ऐसे जा रही है और तुम ऐसे जा रहे हो, ठीक है, तो यू हैव टू टेक दिस डिस्टेंस एज पॉजिटिव। लाइट ऐसे जा रही है, तुम ऐसे मूव कर रहे हो, तो दैट डिस्टेंस यू हैव टू टेक इट एज नेगेटिव, बराबर है। चलो उसके बाद इसके बाद और कौन सा फॉर्मूला देखा था हमने, और कौन सा फॉर्मूला देखा था इसके बाद, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन वाज height of image to height of object which is equal to v by u। यहाँ पे माइनस साइन नहीं आता है, ठीक है। और अगर मेरा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन इंप्लाइज व्हाट, यस, नेगेटिव मैग्निफिकेशन इंप्लाइज रियल, और पॉजिटिव मैग्निफिकेशन इंप्लाइज वर्चुअल। ठीक है, चलो और क्या देखा था, और एक फॉर्मूला देखा था अगर आपको याद होगा तो, पावर का। पावर क्या था, 1/f। यहाँ पे f शुड बी इन, f शुड बी इन मीटर्स ना, ठीक है, f शुड बी इन मीटर्स। और ये जो पावर की जो यूनिट होगी क्या हो जाएगी डाइऑप्टर। अब सपोज तुमने दो लेंसेज को कंबाइन करके रख दिया, ठीक है, दो लेंसेज को अगर तुमने कंबाइन करके रख दिया, देन व्हाट विल बी द नेट पावर। नेट पावर कितना हो जाएगा, इन दो का नेट पावर कितना होगा, पी नेट। इसका मान लो P1 इसका P2 है, तो ऐसे मान लो तुमने n कॉम्बिनेशन लगा दिए, तो पी नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा P1 प्लस P2 एंड दिस कम्स 1/f व्हिच इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f। ठीक है, बराबर है, यहां तक हमने देख लिया था। तो भी इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है सबको। we'll solve some questions on this sheet। ठीक है, तो बताओ कितनी हो जाएगी, 66 बताओ जल्दी से। आप लोग मोबाइल उसमें देख रहे हो के डिवाइसेस पे, यस, जल्दी से बताओ, इसमें कुछ जरूरत भी नहीं है इसमें। रीजन भी बताना मुझे उसका। पहले क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग देख रहे हैं। तो फोकल लेंथ एफ रहने वाली है ना, फोकल लेंथ एफ चेंज होती है क्या, अगर तुम उसको पानी में डालो, किसी में डालो, फोकल लेंथ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना। मिरर क्या लिखा है वो, मिरर की नहीं चेंज होती, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर विल बी ए। ठीक है,
दिस विल बी द आंसर फॉर दिस। ठीक है ना बच्चों, दिस आंसर विल बी ए। चलो 67 बताओ जल्दी से कितना होगा। ये बताया था मैंने आपको फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं। 40 रहेगा ना यहाँ पे, कैसे निकालते हैं उसको, कैसे निकालते हो। यस, तो यहाँ पे मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ मीडियम -1 अपॉन 1/r1। ठीक है, 1/r1 -1/r2। ठीक है, तब यहाँ पर देखो क्या ये दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस है, ये बराबर है, कॉन्वेक्स है ना। सो कॉन्वेक्स मीन्स व्हाट, कॉन्वेक्स मतलब ऐसे ही कुछ तो होगा ना। ठीक है, अब देखो ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस दिख रही है, वाली सरफेस, इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस है r1। और तुम, मैंने बताया सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। लाइट ऐसे जा रही है तो तुम इसका जो डिस्टेंस मेजर करोगे अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा, बराबर है। तो ये r1 विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो r1 की वैल्यू आ गई +20 सेंटी। अब 40 दिया है क्या, आई एम सॉरी, तो 40 लिख लो इसको। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। इसी तरह r2 की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, r2 की वैल्यू आ जाएगी -40, बराबर है। तो r2 वैल्यू इज -40 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है ना। बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। ये म्यू ऑफ ग्लास आपको दिया 1.5, मीडियम क्या है यहाँ पे, मीडियम इज एयर। ये लेंस किस में रखा है तुमने, एयर में रखा है ना, तो एयर का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, बराबर है। तो यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1.5 -1, 1/40 minus of minus plus 1/40, which is, this is how much, 1/f is equal to half into 2/40 ना, sorry, so 2 cancels, कितना बच गया, f comes out to be 40। ठीक है, इसका फोकल लेंथ विल बी 40 सेंटीमीटर। चलो अभी जल्दी से 68 बताओ कैसे करेंगे। किया है 68, नहीं है। 68 is a very good question. Yes. किसको, नहीं 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 नहीं, देखो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा है x, दैट मींस u प्लस v। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हो, यहाँ पे साइन कन्वेंशन के साथ विद मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड होगा u प्लस v का विदाउट एनी साइंस, दैट इज गिवन एज। चलो ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों। 68 क्वेश्चन सब लोग देख लो, आपकी शीट में 68 क्वेश्चन निकालो, मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। यहीं पे कर दो, कहाँ करूँ, चलो देखो यहीं पे कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, दिख रहा है इसमें वीडियो।
यस रिद्धि अस्मित आप लोग का आएगा 68 क्वेश्चन। रिद्धि एंड अस्मित 68 क्वेश्चन आया क्या? यस देखो चलो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 68। चलिए देखिए क्या बोला, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज प्लेस्ड। अब देखो यहाँ पर बच्चों बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। कॉन्वेक्स लेंस को तुमने प्लेस कर दिया किसके किसके बीच में? चलो सो कॉन्वेक्स लेंस को आपने प्लेस किया है किसके किसके बीच में? एक ऑब्जेक्ट और मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में तुमने क्या कर दिया? लेंस को प्लेस कर दिया, करेक्ट। इट इज समथिंग लाइक, मतलब ये तुम्हारा मान लो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये अगर लेंस मैंने बनाया ऐसा, ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, बराबर है, और यहाँ पे तुमने स्क्रीन रखी है ना, बराबर है कि नहीं है? और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? दैट इज एक्स, एक्स है ना, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज एक्स, बराबर, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज एक्स। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इमेज तुम्हारी कहीं यहाँ पे बन रही होगी, स्क्रीन मतलब इमेज कैसी होगी? रियल इमेज होगी ना, बराबर है ना, लेकिन यहाँ पर रियल इमेज होगी, ठीक है। ओके, क्या चैट है किसी का? ओके स्मिथ कहा गया क्या? वेरी गुड स्मिथ। चलो देखते हैं, तो यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस u है और ठीक है, दिस डिस्टेंस इज u एंड दिस डिस्टेंस इज v, बराबर है, बराबर है ना? तो अब यहाँ पर क्या क्या मैं ये लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू x, लिख सकते हैं ऐसा? बताओ यस नो ना। अब दूसरा उसने क्या दिया है कि जिसका जो मैग्निफिकेशन हो रहा है, मतलब अभी यहाँ पर तुम्हें साइन नहीं कंसीडर करना है। एक्चुअली तुम देखोगे v अपॉन यू इट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ m ना, लेकिन हम यहाँ पे विदाउट साइन लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए इसके, बराबर है, u और v के में मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है ना, दिख रहा है ना सबको? तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ v मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल टू m, बराबर। तो अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ v कितना हो गया? m टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ u, ठीक है, ठीक है। तो क्या लिख लोगे तुम यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल टू x ना। यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ u कितना आ गया, x अपॉन m प्लस 1 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? और मैग्नीट्यूड ऑफ v कितना होगा, m x इंटू दिस थिंग, करेक्ट, बराबर है, m इंटू एक्स अपॉन m प्लस 1, बराबर है कि नहीं है? ठीक है। चलिए अब एक्चुअली में तुम देखो जो u है, u तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, u तो निगेटिव होना चाहिए ना। तो एक्चुअली में देखो u का जो साइन है ना, u विल बी समथिंग माइनस एक्स अपॉन m प्लस 1, और यहाँ पे v जो है तुम्हारा v हो जाएगा mx अपॉन m प्लस 1। अब बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो जल्दी से, आप बच्चे सॉल्व करो जल्दी से, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, निकाल के देखो यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी आ रही है, करो इसको जरा जल्दी से सॉल्व।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1/v कितना हो जाएगा? 1/v हो जाएगा कितना हो जाएगा? m+1/mx ना, और 1/u कितना हो जाएगा? -1, और u विल बी नेगेटिव ना, u तो हमें निगेटिव लेना है, बराबर है? तो निगेटिव मतलब कितना हो गया? -(x/m+1), ठीक है, बराबर, इज इक्वल टू 1/f। तो ऑब्वियसली माइनस माइनस गोज, यहाँ पे एक m का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे एक m का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया ये? m+1 प्लस m² + 1 mx इक्वल्स टू 1/f। और ऊपर देखो ये क्या आ रहा है तुम्हारा ऊपर, ये जो पार्ट है m+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो 1/f इज इक्वल टू m+1 का होल स्क्वायर अपॉन mx। तो फोकल लेंथ इज mx/m+1 का होल स्क्वायर। समझ में आया कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व? समझ में आया कैसे किया इस क्वेश्चन को सॉल्व? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो जल्दी जल्दी करो। 69 बताओ कैसे करोगे सॉल्व? तो हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या? mx/m+1 का होल, mx/m+1 का होल, दिस इज द ऑप्शन। चलिए 69 देखते हैं। बताइए। सी आ रहा है। A lens of power +2 diopter is placed in contact with the lens of power -1 diopter. The combination will behave like, हाँ तो सिंपल है ना। तो यहाँ पर देखो, मैंने अभी आपको बताया पावर जो नेट पावर होती है क्या होती है? P1 + P2 हो जाती है ना, बराबर है? बराबर है ना? तो क्या देखो, P1 कितना है? P1 मान लो 2 है, P2 कितना है? -1, तो कितना हो गया ये? कितना हो गया? 1 हो गया ना। और पी नेट आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है? 1/f, बराबर। तो भी पावर अगर ये 1 डाईऑप्टर आ रही है, मतलब जो f की जो वैल्यू को कितनी होनी चाहिए? f की जो वैल्यू है वो 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो मतलब अच्छा, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है? पॉजिटिव पावर क्या बताती है? पॉजिटिव पावर ये बताती है कि लेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। नेगेटिव पावर ये बताती है लेंस जो है वो डाइवर्जेंट है। तो a convergent lens of focal length 100 सेंटीमीटर, दिस C is your option, ठीक है। जल्दी से 70 देखो, 70 आया कि नहीं आया आपका मिहिक? तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन 80 आ रहा है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ 1 is, तो इसको भी वैसे ही करोगे ना। अभी पावर का जब भी हमने फॉर्मूला देखा, क्या फॉर्मूला था पावर का? क्या था फॉर्मूला पावर का? इज 1/f था ना। तो P नेट जो हो गया, ये हो गया P1 + P2, बराबर है। सो P1 + P2 ना, तो P नेट देखो क्या हो गया यहाँ पे? यस, क्या लिखेंगे? हाँ तो हाँ 1/f के टर्म्स में लिख लो। तो 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। अब इसकी जो f नेट है वो तो 80 आ रहा है, और एक का आ रहा है 20, बराबर है। 1/80 इज इक्वल टू 1/20 + 1/f2। तो f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/80 - 1/20 इज इक्वल टू 1/f2। कितनी? -3/80, बराबर है ना, -3/80। तो कितना आ गया ये?
सब 1/f की वैल्यू होगी -2/2। अच्छा अच्छा, 1/f2 ना। हाँ, 1/f2 की वैल्यू -2/2। तो f2 कितना होगा? अच्छा एक सेकंड, f2 इज, ये सब सेंटीमीटर में ना, बराबर है, ठीक है। तो f2 इज, एक सेकंड रुको रुको रुको, ये हमें इसमें लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा ना, मीटर्स में लिखना पड़ेगा। ये किस में है? सेंटीमीटर्स में, बराबर है। तो नहीं तो काम करो, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? सॉरी, मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? इंटू 100 की पॉइंट, मेरे ख्याल से .10 कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा। डिवाइड बाई 100 करोगे ना, तो बेसिकली 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, इंटू 100 करना पड़ेगा। तो इसको अगर तुम इंटू 100 कर दोगे तो ये मीटर में आ जाएगा, करेक्ट। तो इसको इंटू 100 कर देंगे तो ये डायऑप्टर में आ गया। डायऑप्टर में हमेशा याद रखना, जो यूनिट हम निकालते हैं किस में निकालते हैं? मीटर में निकालते हैं। डोंट मेक दिस मिस्टेक। कितना हुआ इसको सॉल्व करके जल्दी से बताओ। 30/8 कितना हुआ? 8 2 16, नहीं 8 3 24 ना, 24 आया, 6 आया यहाँ पे, कितना आया? 887 3.78 56 8 3.75 आ गया। तो दिस इज प्लस और माइनस आया, यस यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है? जल्दी छूट रहे कि नहीं? चलो बताओ, अभी अगर लेंस का तुमने अपर हाफ ओपेक ऑब्जेक्ट से कवर कर दिया तो क्या होगा? लेंस का अपर हाफ अगर तुमने ओपेक ऑब्जेक्ट से कवर कर दिया देन व्हाट विल हैपन? कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑफ डिक्रीज इंटेंसिटी। यस यस, एक्चुअली देखो आप इसको प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो। अपने चश्मे में अगर तुम इसको आधा ऐसा कवर कर देते हो ऐसे, तो मुझे पूरी इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। थोड़ा हो सकता है रेंज ऑफ विजन कम हो जाए, मतलब जो विजन का जो वो है वो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अगर मैं पीसी को देखा तो मुझे पूरी इमेज दिखाई देगी, ऐसा नहीं आधी इमेज दिखाई देगी। ओनली थिंग इज क्या है, इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। क्यों इंटेंसिटी कम हो जाती है? क्योंकि अभी जब मैंने ऊपर वाले पार्ट को ब्लॉक कर दिया तो ना, जो ऊपर से जो लाइट आ रही थी वो भी नहीं आ रही है, लेस इंटेंसिटी की लाइट आएगी थोड़ी सी, बट हमें इमेज पूरी दिखाई देगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑफ डिक्रीज्ड इंटेंसिटी, बराबर है। सो करेक्ट आंसर इज दिस। नेक्स्ट 72। यस, तो इसकी बताओ, अभी ये बताओ जल्दी से। यस, चैट आ रहा है, ओके। आप लोग भी चैट में डाल रहे हो आंसर। यस, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ग्लास की तुम्हें दी गई है, बेसिकली इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने अब आपको रिलेशन में 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई म्यू जिस मीडियम में रहता है वो -1। इसका हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं, आप लोग फिर से एक बार डेरिवेशन वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। म्यू ऑफ ग्लास कितना हो गया? 3/2। म्यू ऑफ मीडियम कितना हो गया? 4/3 -1 1/r1। r1 कितना है? 8 है।
अच्छा इट हैज अ फोकल लेंथ ऑफ दिस थिंग, तो ये हमें दिया नहीं हुआ, R1 माइनस R2 दिया नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये। तो वो फाइंड कर सकते हैं। हाँ कर सकते, बट उसकी कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अच्छा ये हमें फाइंड करना है, बराबर है, ये हमें फाइंड करना है। और हमें दिया क्या है कि जब दिस थिंग इज गिवन 1/8 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 अपॉन 1/R1 माइनस 1/R2, बराबर है। तो ये वाला जो केस है, अगर आपको नहीं समझा तो सब देख लो इधर पे, ये वाला जो केस है व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, बराबर है। ये वाला केस कब बनेगा, व्हेन केप्ट इन एयर, ठीक है, ठीक है ना, बराबर है कि नहीं मीत? तो यहां से देखो 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बताओ रुद्राक्ष, कितनी आ जाएगी? 8 नहीं आएगी, 1/4 आएगी, देखते हैं चलो। तो ये इक्वेशन 1 हो गई मेरी, ये इक्वेशन 1 हो गई मेरी, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। ये कितना, ये 1/2 हो गया ना, 3/2 माइनस 1 कितना हो गया, 1/2 हो गया कि नहीं हो गया ये? तो इसको आप, दिस होल थिंग इज एक्चुअली 1/2, तो 1/8 इज इक्वल टू 1/2, कितना हो गया बता देखो, ऐसे कुछ तो है ना, 1/8 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 1/R1 माइनस 1/R2, बराबर है। तो 2 4 8, ठीक है। तो 1/R1 माइनस 1/R2 कितना हो, 1/4 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/4, ठीक है। और ये देखो ये कितना है, 3/2 अपॉन 4/3 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/8। तो 1/f इज इक्वल टू 9/8 माइनस 1, ठीक है। और 1/R1 माइनस 1/R2 कितना हो गया, 1/4 हो गया ना, बराबर है कि नहीं है, इंटू 1/4। तो देख लो कितना है, बाकी सब तो सेंटीमीटर में लिया, तो 9 माइनस, तो 1/8 इंटू 1/4, तो 1/f इज इक्वल टू 8 4 32, f इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। D will be the option for this, ठीक है। और करने क्वेश्चंस, चलो एक तो क्वेश्चन और कर लेते जल्दी से। 73rd बताओ अभी, क्या ये फिगर सही है कि गलत है? सही है, यस, मैंने आपको बताया भी था। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस 1 अपॉन 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये टर्म जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव हमेशा। और ये टर्म जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या होता है, ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है। ये टर्म, लेकिन ये टर्म पॉजिटिव कब होगा, इसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है, Ng शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन Nm ना। अगर ये कंडीशन उल्टी हो गई, Ng अगर लेस देन मीडियम से हो गया, देन ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन हो गई तो ये निगेटिव हो जाएगा, क्या निगेटिव, ये वाला टर्म तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव माइनस दिस थिंग इज व्हाट, नेगेटिव ही है, बराबर है। तो नेगेटिव का मत, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव विल गिव यू नेगेटिव। तो फोकल लेंथ क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव फोकल लेंथ क्या होती है, डाइवर्जिंग ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N1 दिस सी वाला ऑप्शन हो जाएगा ना, बराबर है ना।
चलिए तो हाँ 75, चलो देखते हैं। ये तो सिंपल है ये, चलो 74 भी कर लो एक बार, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी कर लेते हैं। कितना आ रहा है आपका रुद्राक्ष? 150। 150 आता है। बाकी बच्चों का, आपका मीत कितना आ रहा है? किया है कि नहीं किया है? अस्मित रिद्धि कितना आ रहा है? चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखो ट्राई करना है, चलो ट्राई करो। जिन बच्चों ने नहीं किया आप बच्चे ट्राई करो। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कितना दिया है? फोकल लेंथ इज गिवन एज +30 सेंटीमीटर, बराबर। और अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोला है, क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब क्या हुआ? क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ? 1/4 हो गया, है कि नहीं है? नहीं। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? प्लस की माइनस? प्लस। प्लस की होगा। कौन सी इमेज बनेगी, रियल या वर्चुअल? माइनस होगा। वर्चुअल। यहाँ पर देखो क्या लिखा है मैंने, मैग्निफिकेशन, सी दिस। मैग्निफिकेशन तो यहाँ पे रियल इमेज बन रही है ना, है कि नहीं है? कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इमेज जो बनती है वो तो उसके साइज से बड़ी होती है ना, तो यहाँ पे कौन सी इमेज बन रही है? रियल बन रही है। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो -1/4 इज इक्वल टू v/u, ठीक है? तो v इज इक्वल टू, या u इज इक्वल टू -4 टाइम्स v, ठीक है? ठीक। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/v -1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक, बराबर है। बराबर है ना? सो 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v कितना हो गया यहाँ पे? p फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, तो एक्चुअली u को आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो v को आप लिख सकते हो -u/4, u के टर्म्स में ले लो सब, ठीक है? v will be -u/4 -1/u equals to 1/f, f कितना है? 30, तो कितना आ गया? -5/u equals to 1/30, implies u is equal to -5 into 30, which is -150 मीटर सेंटीमीटर्स, ठीक है? प्लस माइनस होगा ना, u तो माइनस ही आएगा ना। हाँ। चलो 75 देखते हैं। चलो बताओ रुद्राक्ष, आप भी बताओ 75 कैसे किया आपने? नहीं आए, देखो कैसे करेंगे फिर। सिंपल सा लॉजिक है। 75 में क्या करना है आपको, क्या करना है? देखो इधर फ्रीक्वेंसी का फोकल लेंथ का फॉर्मूला देखो क्या होता है, 1/f, ये फॉर्मूला होता है ना, देखो लिखा हुआ है मैंने ऊपर, करेक्ट? सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला, μg अपॉन mu ऑफ मीडियम -1 अपॉन 1/r1 -1/r2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, ठीक है? अब ग्लास, या ये ग्लास भी अलग अलग तरह के होते हैं, फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, करेक्ट? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो सकता है,
ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे जो बात सोचनी है वो ये है कि क्या बात सोचनी है, क्या बात सोचनी है यहाँ पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे लिखते थे, याद आ रहा है कुछ वेलोसिटी के टर्म्स में? ग्लास अपॉन मीडियम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इन ग्लास into refractive index of glass which is equal to velocity in medium into refractive index of the medium। अभी फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है ना, करेक्ट? तो क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा? नहीं। फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी को तुम क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ इंटू वेवलेंथ इंटू ग्लास इंटू म्यू टाइम्स जी विच इज इक्वल टू एफ इंटू वेवलेंथ इंटू मीडियम इंटू म्यू टाइम्स एन। ठीक है, तो एफ और एफ कैंसिल आउट हो गया कि नहीं? तो देखो क्या ये वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं? जो भी ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पे डिपेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं? से यस नो समथिंग दे रहा है ना। तो किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलता है तो वो भी आप टिक कर सकते थे। ठीक है, चलिए तो बाकी क्वेश्चन अभी थोड़ा ट्राई करो सॉल्व करना। ठीक है, आंसर्स तो होंगे, जैसे 77 का क्या आंसर है, 76 का क्या आंसर है, देख लो ट्राई करो अभी। 76, 77, 78 जल्दी जल्दी आंसर बता दो क्या आ रहा है। 76 का ए आ रहा है। ठीक है, 77 नहीं है, कैसे किया था ये बताओ जरा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास is to be used at the fixed object distance of 1 inch if it is to produce an erect image magnified 5 times its focal length should be होती है क्या, इरेक्ट इमेज रियल होती है? वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पे m कितना हो जाएगा, m कितना हो जाएगा, प्लस की माइनस? प्लस 5 विच इज इक्वल टू v बाई यू। करो 5 इज इक्वल टू v बाई यू, करो तो 5 इज इक्वल टू v बाई यू। 5 लिखो लिखो जल्दी से, सॉल्व करके देखो इसको। 5 इज इक्वल टू v बाई यू बराबर है, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया 5। हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ है। ठीक है, और u तुम्हें कितना दिया हुआ है, -1। ठीक है, वन बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ बराबर है। तो 1 बाई 5u, ठीक है, इंटू 5 कितना हाँ बराबर है ना, 5 माइनस 1 5 माइनस 1 कितना आ रहा है, -4 अपॉन 5। माइनस माइनस ही आना चाहिए एक्चुअली, तो जब तुम u को निगेटिव पुट करोगे तो f पॉजिटिव आ जाएगा ना फिर। तो यहाँ से f कितना आ गया, f आ गया -5u/4 और तुम्हें u कितना दिया हुआ है 1 इंच दिया हुआ है, -1 इंच दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। -5/4 मतलब 5/4 4 1 जा 4 1 मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब कॉन्केव लेंस होगी ना। यस
सर नेगेटिव 1.25 इंच आएगा क्या? सर वो तो प्लस आना चाहिए ना, तो आ तो रहे प्लस। u को जब तुम माइनस पुट करोगे तो f तो तुम्हारा कितना है, -5u/4 आ रहा है ना। u तो तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा ना, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा पहले तो देखते हैं प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे थे। यहाँ देखो, यहाँ देखो, आप लोग यहाँ पे देखो प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। सपोज ये मेरा प्रिज्म है, ओके। ठीक, अब मान लो मेरी लाइट जो है वो ऐसे आई, कैसे रिफ्रैक्ट कराओगे लाइट को? पहले तो क्या करोगे, एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे नॉर्मल कैसे बनाओगे? यहाँ पे नॉर्मल यू कंस्ट्रक्टेड लाइक दिस, ठीक है। लाइट कहाँ पे बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, बराबर। तो ये हो गया मेरा आई, आई मान लीजिए इसको, और ये हो गया मेरा आर। बराबर है, दिस इज माय आर। इसके बाद क्या देखा था हमने? अब लाइट जो, लाइट कहाँ पे जाएगी? लाइट भी ना इस पॉइंट पे आके क्या होगा, विल हैपन, इट विल कम आउट ना। यहाँ पर ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। आई होप आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, R1 R2 दिख रहा है। और ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस E, ठीक है, बराबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, बराबर है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से समझो। यहाँ पर लाइट तुम्हारी डिविएट हो रही है। डिविएट मतलब कब होती है लाइट? लाइट ऐसे गई और ऐसे टर्न हो गई ना, बराबर है कि नहीं? बराबर। देखो लाइट ऐसे जा रही थी और ऐसे जाते जाते लाइट ऐसे टर्न हो गई, तो कुछ डिग्री से ऐसे टर्न हुई होगी ना। तो जितने डिग्री से लाइट टर्न हुई है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, बराबर है। जितने जितने एंगल से लाइट यहाँ पे ऐसे टर्न हुई है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, बराबर। तो यहाँ पर देखो एंगल ऑफ डिविएशन में कैसे बना रहा हूँ, इसको थोड़ा आगे की तरफ लेके जाओ, इसको थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाओ। ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। तो हमने एंगल ऑफ डिविएशन आई, ई और ए में कोई रिलेशन याद आ रहा है आपको? भूल गए? देखो ये रिलेशन था, देखो पहले तो ये देख लो, सिंपल सा रिलेशन है, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है। पहले तो देखो ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल? ये एंगल जो है ये वाला, ये 90 है कि नहीं है? 90 है। उसी तरह ये वाला एंगल भी देखो 90 है, ठीक है। तो अभी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल 90 हो गए, करेक्ट। इस क्वाड्रिलैटरल में अगर मान लो मैं इस एंगल को बोल देता हूँ y, तो 90 + 90 a + y कितना होगा? 360।
बराबर है कि नहीं है? तो ये 90 90 तो 180 हो गए, तो a प्लस वाई 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये वाला एंगल a और ये वाला एंगल y, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल 90 हो गए। समझ में आ रही कौन सा एंगल? दिस एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इस वाले ट्रायंगल में देखो, यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, r1 प्लस r2 प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ a इज इक्वल टू r1 प्लस r2? Yes. उसी तरह से तुम्हारा ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल? ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल, ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये हो जाएगा i माइनस ई, सॉरी i माइनस r1 हो जाएगा ये जो एंगल है तुम्हारा। देखो सी, लाइट तुम्हारी ऐसे आई, लाइट ऐसे आई तुम्हारी, ठीक है, यहाँ से तुमने क्या ड्रॉप किया? नॉर्मल ड्रॉप किया, ठीक है, एंगल हो गया आई। अब लाइट यहाँ पे ऐसे बेंड हुई, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया था ना, तो ऑब्वियसली ये एंगल तो तुम्हारा आई होगा ना, ये एंगल कितना होगा? r1 हो गया ना, तो ये एंगल कितना हो गया तुम्हारा? i माइनस r। इसी तरह यहाँ पर देखो e माइनस r2 है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इस वाली सरफेस पे लाइट ऐसे गई तुम्हारी, नॉर्मल ड्रॉ कितनी ऐसे, ठीक है, और ठीक है, अच्छा कैसे ऐसे हुआ, तो मैंने इसको भी इसको यहाँ पे ऐसे, बराबर है। तो ये कितना है, कितना है तुम्हारा? ये था तुम्हारा e, बराबर। तो और ये क्या तुम्हारा? ये है तुम्हारा r2, और ये भी तो तुम्हारा e है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ना, बराबर e माइनस r। तो ये इसके साथ कितना बना? e माइनस r2 बना रहा है कितना? ये वाला जो एंगल है ये आ जाएगा e माइनस r2, और ये एंगल आ जाएगा i माइनस r1, बराबर है। और देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डेल्टा के बराबर होना चाहिए। क्यों डेल्टा के बराबर होना चाहिए? सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू वन इंटीरियर, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल। i माइनस r1 प्लस e माइनस r2 दिस इज इक्वल टू डेल्टा i प्लस e माइनस r1 माइनस r2 इज इक्वल टू डेल्टा, बराबर है i प्लस e माइनस a इज इक्वल टू डेल्टा। इसको आप क्या लिख सकते हो? बराबर है ना, r1 प्लस r2, ठीक है, समझ में आ गई बात? वो तो क्वेश्चन याद रखना, दे आर रिलेटेड टू प्रिज्म्स, ठीक है। और तुम्हें ये मालूम ही है क्रिटिकल एंगल क्या होता है? व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड। जब भी एक्चुअली रिफ्रैक्शन होता है तो यहाँ पे सम पार्ट ऑफ लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड आल्सो ना। हो सकता है अगर मान लो ये 5% ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट हो सकता है वो क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए, बराबर है। और मेजॉरिटी ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है मान लो ये म्यू ऑफ ग्लास है, ये म्यू ऑफ एयर है,
तो म्यू ऑफ ग्लास into sin of theta c is equal to mu of air into sin of 90 बराबर। तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। sin थीटा c कितना हो गया, 1/2। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, तुम्हारा जो एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाता है। और अब अगर तुम इस एंगल को और बढ़ा दोगे थीटा से, तब क्या होगा, इट विल बिकम, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। कंसेप्ट याद है कि नहीं याद है? और यहाँ पे लाइट क्यों हमेशा डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, क्योंकि जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बढ़ता रहता है ना। तो फॉर एग्जांपल अभी देखो, अभी सपोज लाइट अगर यहाँ से जा रही है तो दिस एंगल विल इंक्रीज ना, ये आई है ये आर, तो आर विल बी ऑलवेज लेस देन आई, बराबर है कि नहीं, बराबर है ना, ठीक है बच्चों। तो कंसेप्ट मालूम है कि नहीं मालूम है, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको मैं, ठीक है। तो अच्छा ग्लास का मालूम है आपको कितना आता है, ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना आता है? देखो यहाँ पे ग्लास का आपको ये मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5, 3/2। तो 1/3/2 कितना हो गया, 2/3 हो गया। तो इसकी जब तुम वैल्यू निकालते हो तो साइन थीटा से आता है 42 डिग्री, ठीक है। चलो अभी मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है। यस 40। तो एक मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ अभी आप लोग बच्चों। सपोज ये तुम्हारा प्रिज्म है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है जो लाइट है ना वो ऐसे जा रही है, लाइट का पाथ ऐसा है, तुम्हें बताना है आई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, ठीक है। डेल्टा क्या दिया होगा तुम्हें, a इज इक्वल टू 60 डिग्री और म्यू इज इक्वल टू, मालूम है अपनी क्लास का 1.5 है। जल्दी से बताओ आई की वैल्यू कितनी होगी, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स एंड टेल मी। और यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, चलो बच्चे। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि क्रिटिकल एंगल ग्लास का कितना होता है, 42 डिग्री होता है ना ग्लास का क्रिटिकल एंगल, करेक्ट। ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री। तो अभी यहाँ पर आप क्या करो, तुम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, बिकॉज दिस इज 90। तो ये दिस एंगल हैज टू बी 42 डिग्री, ये 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस इज 60 ना, तो ये एंगल हो जाएगा 80। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो, sin I is equal to 1.5 sin of 18। तो इसको सॉल्व करोगे तो आई की कितनी आ गई, कितनी आ गई रुद्राक्ष आपकी, अप्रोक्सीमेटली 26 पॉइंट समथिंग आती है। कैलकुलेटर में 27 दिखा रहे हैं ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्री के आसपास आ जाएगी, ठीक है। चलो अब ये तो आ गया मेरा, ठीक है। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है आई प्लस ई माइनस ए। आई कितना हो गया 27, ई कितना हो गया 90, ए कितना हो गया 60। 90 माइनस दिस इज 57 डिग्रीज,
ठीक है, समझ में? चलो अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। अब देखो, अब इसके पहले क्या होगा, दैट मीन्स व्हाट, अगर मैंने आई का वैल्यू, चलो अच्छा बताओ, अगर मैंने आई का वैल्यू 27 से कम लिया तब क्या होगा? तब क्या ये लाइट यहां से बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अगर मैंने, ध्यान से समझो क्वेश्चन को, अगर मैंने आई का जो वैल्यू है, आई की वैल्यू को मैंने 27 से कम ले लिया, देन व्हाट विल हैपन? विल दिस लाइट कम आउट ऑफ दिस सरफेस और नो? देखो आई पर, आई इज इक्वल टू 27 पे ये जो है ये यहाँ से बाहर निकल लेगी। सर आई कम किया था ना? हाँ सर तो वो टोटल यस, अगर हमने आई कम कर दिया तो देखो क्या होगा, ये वाला एंगल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा सर। हाँ सॉरी, आई कम किया तो ये वाला एंगल भी कम कम हो जाएगा, 18 से कम हो जाएगा। ये एंगल 18 से कम हुआ तो ये एंगल इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर मान लो मैंने इसको 19 कर दिया तो ये 43 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 19 सॉरी 17 कर दिया, तो 19 कर दिया तो ये कम हो जाएगा, बराबर। अभी समझो मैंने इसको 15 कर दिया, अगर मान लो मैंने इसको 15 कर दिया, मतलब मैंने आई को भी कम कर दिया होगा, तभी तो इसके वैल्यू 15 आ गई ना, बराबर है। तो अब अगर इसको मैंने 15 कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 आ जाएगी। तो 45 तो मैं मालूम है क्रिटिकल एंगल 42 पे है, तो 45 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मैंने आपको एक ये भी दिखाया था, मैं उसको फिर से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो I1 के लिए 5 है, तो देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है ना। I1 की वैल्यू 10 है, तो देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। R2 की वैल्यू देखो, 25 पे 43.64 आ रही है, कहां तक जाएगा? 27, करेक्ट। फिर 30 पर देखो, 30 पर मुझे जस्ट कितना मिल रहा है? 40.33 के आसपास। ओके। और बच्चे दूसरी चीज यहाँ पे जो आपको देखनी है वो ये है कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिविएशन है, देखो पहले क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है आपको? वैल्यूज देखो एंगल ऑफ डिविएशन की, ये एंगल ऑफ डिविएशन है, इसकी वैल्यूज देखो। एंगल ऑफ डिविएशन जब पहले तो डिक्रीज हो रहा है एंड बाद में इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है क्या? एंगल ऑफ डिविएशन पहले डिक्रीज होता हुआ और बाद में इंक्रीज होता हुआ। और देखो किस पॉइंट पे ऑलमोस्ट आपको लग रहा है मिनिमम, कौन सी मिनिमम वैल्यू है एंगल ऑफ डिविएशन की? दिस इज द, इस टेबल के हिसाब से इतनी है। 37 से कम और कम भी हो सकती है ना ये, लेकिन देखो जब इसकी वैल्यू मिनिमम जो डिविएशन है यहाँ पर देखो 50 और ये 47.22 ऐसा दिख रहा है कुछ, तो ऑलमोस्ट इक्वल है। इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है कि नहीं? और देखो R1 R2 भी ऑलमोस्ट इक्वल है, 29-30, बराबर है। तो मतलब ये इक्वालिटी की तरफ अप्रोच कर रही है ये वैल्यूज, ठीक है। तो जब भी हम बोलते हैं मिनिमम डिविएशन की कंडीशन है, तो हम क्या कंडीशन बोलेंगे? I1 इज इक्वल टू E, R1 इज इक्वल टू R2, बराबर है। तो हमने भी कंडीशन देखी कि मिनिमम डिविएशन के लिए, फॉर मिनिमम डिविएशन I शुड बी इक्वल टू E, बराबर है, एंड R1 शुड बी इक्वल टू R2। मतलब जब ये डेल्टा मिनिमम होगा तो मेरा I जो है वो E के बराबर हो जाएगा, बराबर है कि नहीं है? और मेरा R1 जो है वो R2 के बराबर हो जाएगा ना। ये मिनिमम डिविएशन की कंडीशन है, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े फिर। तो क्या तुम इस प्रिज्म का मिनिमम डिविएशन फाइंड कर सकते हो? कैन यू कैलकुलेट डेल्टा मिनिमम फॉर दिस प्रिज्म? चलो मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, अगर तुमने फॉर्मूला बना लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ। देखो मिनिमम, अभी हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? इस वाले केस में
इसका कितना डेल्टा मिनिमम आएगा वो हमें फाइंड करना है, बराबर है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। अभी मैंने तुम्हें चार्ट दिया था 50 के आसपास आना चाहिए ना अपना, ठीक है। तो आई प्लस ई तो एक ही हो जाएगा, तो इसको आई प्लस आई लिख देते हैं। ये वाला एंगल फाइंड करना है ना, आई प्लस आई माइनस ए को क्या लिख सकते हो 2r, a इज इक्वल टू 2r बराबर इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। तो कितना हुआ 2i। अच्छा एक काम करो यहाँ पे, इसको a लिखा रहने दो, इसको a लिखा रहने दो ना, इसको a लिखा रहने दो। i प्लस ई तो इक्वल हो जाएगा ना, तो 2i माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा, तो 2i इज इक्वल टू डेल्टा प्लस a, तो i इज इक्वल टू डेल्टा प्लस a डिवाइडेड बाय 2। इस तरह r क्या हो जाएगा, r विल बी a डिवाइडेड बाय 2, बरोबर है, बरोबर कि नहीं। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, क्या आ जाएगा स्नेल्स लॉ, ये डेल्टा मिनिमम है ना, डेल्टा m साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a बाई 2 इज इक्वल टू म्यू। हाँ तो लिख दो ना आप, तब देखो सब वैल्यूज गिवन है कि नहीं गिवन है, यहाँ पे म्यू गिवन है तुम्हें, a गिवन है, a 60 बोला था मैंने, ठीक है, और ये डेल्टा में आ जाएगा भाई, निकाल लोगे। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये याद रखना बच्चों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू ही हो जाएगा साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2, भी देखो ये रिलेशन यूज होगा, अपॉन साइन ऑफ ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो यहाँ पे वैल्यूज आप पुट करके निकाल सकते हो ना, आई एम नॉट पुटिंग द वैल्यूज बट आप पुट करके निकाल लो। तो बस तुम्हें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है तो तुम मिनिमम डेल्टा मिनिमम निकाल सकते हो। तो आप इसको करके देख लो, शायद ये किसके आसपास आ रहा था अपना। ओके ये डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू 37.18 के आसपास आ रही है, विच इज वेरी सिमिलर टू द वैल्यू दैट वी हैव सीन, वेरी क्लोज टू द वैल्यू दैट वी हैव सीन। देखो यहाँ पर ये वाली वैल्यू देखी थी ना हमने, दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो डेल्टा ये कितनी आ रही है 37.2 आ रही थी कि नहीं आई थी, देखो उस पे चार्ट में देखो दिख रहा है ना 37.2 के आसपास, ठीक है। और 37.18 कर दोगे तो आई थिंक तुम्हारा आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए बताओ आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई विल बी, आई का वैल्यू बताओ 37.18 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कितना आएगा ये वैल्यू, 97.18 डिवाइडेड बाय 2 48.59, तो ऑलमोस्ट 48.59 पे हमें आई मिल रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर वो भी आप देख सकते हो, तो 50 के आसपास ही मिल रहे हैं ना हमें, दिख रहे हैं ना बच्चों, दिख रहा है कि देखो यहाँ पे 50 के आसपास तुम्हें ये 37.2 मिला और 48 पे प्रोबेबली 37.18 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े फिर।
अब अगर मेरा ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो है, एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा हो जाएगा, तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन देन? अगर मेरा ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो ए है ये बहुत छोटा हो गया अभी समझो, देन व्हाट विल हैपन? ए बहुत ही छोटा है, तो आपको नहीं लगता आई, तो डेल्टा का वैल्यू, आई का वैल्यू, ये सब वैल्यूज बहुत छोटे हो जाएंगे। और छोटे एंगल के लिए आपको क्या मालूम है, साइन ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी तो छोटा हो जाएगा, मतलब ये वाला जो एंगल हमने यहाँ पे लिखा था, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल भी तो छोटे हो जाएंगे ना, बराबर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स, यहाँ पर देखो, सो फॉर स्मॉल एंगल्स क्या हो जाएगा कंडीशन मेरी, म्यू इज इक्वल टू, मतलब ये वाले जो एंगल, जो यहाँ पर हमने एंगल्स देखे थे ये भी बहुत छोटे हो जाएंगे, तो साइन ऑफ दिस की जगह हम केवल ये एंगल लिख सकते हैं ना। देखो तो मैं पूरा एक्सप्रेशन लिख देता हूं, तो जो म्यू तुम्हारा साइन ऑफ डेल्टा प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ ए अपॉन 2 आ रहा था, कैन बी रिटन अप्रोक्सीमेटली एज डेल्टा प्लस ए अपॉन 2 अपॉन, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो 2 गया, क्या आ गया, म्यू ए इज इक्वल टू डेल्टा प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा कितना आ गया, तो ये रिलेशन कब यूज करोगे, फॉर स्मॉल एंगल्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। ओके बच्चा, बराबर है। चलो अब आती है एक बहुत काम की बात, एक कॉची फॉर्मूला, ठीक, सब बच्चे लिख लिया सबने, कॉची फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सो व्हाट वाज दिस कॉची फॉर्मूला, कॉची, कॉची का एक थ्योरम भी आता है लिमिट्स में, यानी पढ़ा है लिमिट्स में कॉची का थ्योरम, तो ये जो, अच्छा आप लोगों ने कभी पढ़ाई थी ना कैलकुलस स्टार्टिंग में, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तुम्हारा, दिस इज गिवन एज म्यू नॉट प्लस ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो अब मुझे यहां से बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा लैम्डा के साथ, जैसे जैसे तुम्हारा लैम्डा बढ़ेगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, इट शुड इंक्रीज और इट शुड डिक्रीज, यस, जैसे जैसे तुम्हारा लैम्डा बढ़ेगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, इट शुड डिक्रीज होना चाहिए ना भाई मेरे, लैम्डा बढ़ाओगे तो ये तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट, ए इज आल्सो अ कांस्टेंट, तो जैसे जैसे तुम्हारा लैम्डा बढ़ेगा वैसे वैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा कि नहीं होगा, वो छोड़ दो, ये जस्ट यहाँ पर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे वेरी कर रहा है, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो कांस्टेंट है किसी भी मीडियम के लिए, ये भी कांस्टेंट है किसी भी मीडियम के लिए, तो जब तुम्हारा वेवलेंथ अगर तुम बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा, तो ओवरऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर इसको तुम कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, बराबर है। अब मुझे जल्दी से बताओ, जब भी हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो इस साइड आता है मेरा वॉयलेट, वॉयलेट बैंड आता है ना, और इस साइड आता है मेरा रेड बैंड, जब हम वॉयलेट से रेड के बीच में, और इधर बीच में तो येलो आता है, येलो कलर तो होता नहीं है तो इसको, ठीक है, तो ये मेरा वॉयलेट है,
ये मेरा रेड है, वेवलेंथ किसका किसका बड़ा होगा, कहाँ वेवलेंथ कैसे बड़ा रहा होगा, वॉयलेट से रेड की तरफ वेवलेंथ बड़ा रहा होगा कि रेड से वॉयलेट की तरफ, सेम रहेगा। वेवलेंथ कैसे बढ़ेगा, वॉयलेट टू रेड मेरा वेवलेंथ, यस इंक्रीज हो, मतलब व्हाट कैन वी से अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा, किसका बड़ा होगा, बराबर है। अब जरा आते हैं डेल्टा के ऊपर, तो बताओ मुझे किसका डेल्टा बढ़ जाएगा, सी इन दिस रिलेशन, किसका डेल्टा बढ़ जाएगा मेरा, इस रिलेशन में देख के बताओ मुझे किसका डेल्टा बढ़ जाएगा, वॉयलेट का डेल्टा बड़ा होगा और रेड का डेल्टा कम होगा। तो जब मैं यहाँ पे प्रिज्म बनाऊंगा, अभी कॉची को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, कॉची फॉर्मूला इज जस्ट फॉर टू एक्सप्लेन दैट ये क्यों बड़ा हुआ, ठीक है, अदरवाइज ऐसा कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं पूछता। सो बच्चों यहाँ पर देखो, तो जब मैं अपना ऐसा प्रिज्म बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ से व्हाइट लाइट को छोड़ूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है वॉयलेट का जो डेल्टा है वो बड़ा होगा, ठीक है, ठीक है ना, तो वॉयलेट कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, देखो यहाँ पर, और रेड कहाँ आएगा, इसलिए तुम विबग्योर ऐसे दिखाई देता है ना, विबग्योर बोलते हो ना तुम, बोलते हो विबग्योर, किसका डेल्टा बड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किसका डेल्टा बड़ा है, इसका डेल्टा बड़ा है ना, इसका डेल्टा बराबर बराबर, और ये वाला जो पार्ट है ना तुम्हारा, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते क्या, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, विच इज नोन एज, मालूम क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्जन, समझ में आ गया, अभी आपको समझे क्यों प्रिज्म में कलर स्प्लिट होते हैं, समझ में आई बात, रिद्धि अस्मित, यस सर, ओके, अब देखो यहाँ पे, ठीक है ना, इतनी तो बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक और पैरामीटर डिफाइन हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा is known as dispersive, this is given by बेसिकली ये डिस्पर्सिव पावर हमें क्या बताता है, इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आप डिस्पर्सिव पावर। तो किसी भी मटेरियल का अगर डिस्पर्सिव पावर बहुत ज्यादा है तो उससे हमें क्या पता चल रहा है, एंगुलर डिस्पर्जन डिस्पर्जन ज्यादा हो, और अगर किसी का कम है डिस्पर्सिव पावर मतलब एंगुलर डिस्पर्जन कम, समझ में आई बात, आई ना, ओके। अब देखो डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी को क्या लिख सकते हो, म्यू ऑफ वी माइनस 1 इंटू ए लिख सकते हैं, डेल्टा आर को क्या लिख सकते हो, डेल्टा वाई को क्या लिख सकते हो,
ठीक है, फाइनली तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? यस येलो। तो येलो जो होता है, येलो इज अ वेरी स्पेशल थिंग। येलो के बारे में स्पेशल चीज क्या है? येलो जो होता है ना, येलो इज कंसीडर्ड टू बी मीन ऑफ दिस एंड दिस। मतलब क्या हुआ, अगर मैं येलो को लूंगा, डेल्टा वाई जो होगा ये हो जाएगा, येलो इज कंसीडर्ड टू बी मीन ऑफ वॉयलेट एंड रेड। ठीक है, समझ में आ गई बात सब बच्चों को? समझ में आई बात कि नहीं आई? कुछ डाउट? तो अब देखो क्या डिस्पर्सिव पावर एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है? कर रहा है? इस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे तो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अगर मान लो मैंने दो प्रिज्म ऐसे रख दिए, मान लो मैंने दोनों प्रिज्म ऐसे रख दिए, इसमें अगर मान लो डिविएशन डेल्टा 1 है, यहाँ पे डिविएशन डेल्टा 2, तो यहाँ पे डेल्टा नेट कितना आएगा बता सकते हो? इक्वल है नहीं है, यहाँ पे मुझे पता है डेल्टा 1 है, यहाँ पे डेल्टा 2 है, तो डेल्टा नेट कितना आएगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, डेल्टा 1 प्लस इज इक्वल टू डेल्टा 2। क्या रिलेशन आएगा? डेल्टा नेट 0 होगा। क्या? डेल्टा 1 माइनस हाफ। देखो यहाँ से लाइट ऐसे गई, ऐसे आई, बराबर है, लाइट अभी यहाँ पे ऐसे गई ना, फिर अब लाइट कैसे जाएगी यहाँ पे? देखो एक बार क्या हो रहा है, लाइट जो है कैसे जा रही है? ऐसे जाके ऐसे हो रही है। ठीक है, एक बार लाइट क्या हुई, एक बार लाइट ऐसे गई और ऐसे हो गई ना, तो यहाँ पे लाइट क्या हुई, ऐसे गई और ऐसे हो गई। तो एक बार लाइट ऐसे रोटेट हो रही है, एक बार लाइट ऐसे रोटेट हुई और एक बार लाइट ऐसे रोटेट हो गई। वी हैव टू सबट्रैक्ट इट। समझ में? आई थिंक इट गॉट रिकॉर्डेड और नो? फिर से मैं बता देता हूँ, एक बार लाइट ऐसे ऐसे डिविएट हुई और दूसरी बार लाइट ऐसे डिविएट हुई। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज डेल्टा 1 और फिर दिस इज डेल्टा 2। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे सबट्रैक्ट करें। तो पूछ सकता है आपको। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से, लिखने को। देखो ये जो लेंस होता है, ठीक है, लेंस को हम किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं? प्रिज्म की तरह। कैसे? लेंस जो है छोटे छोटे प्रिज्म से बना हुआ है, छोटे छोटे प्रिज्म से, दिख रहे हैं? लेंस को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि नहीं? छोटे छोटे प्रिज्म से, यस और नो? और देखो प्रिज्म में लाइट कैसे डिविएट हो रही है, लाइट कहाँ पे जाती थी? ये लाइट देखो हमेशा बेस की तरफ मुड़ती थी, और इस लेंस में देखो लाइट कहाँ मुड़ रही है? बेस की तरफ मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है? बेस की तरफ मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है? तो पहले क्या, यहाँ पे देखो वॉयलेट यहाँ पर आ जाएगा, रेड यहाँ पर आ जाएगा, ऑलमोस्ट कहीं पर होगा कि नहीं होगा? अभी हमने देखा डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बराबर है? तो वॉयलेट पहले आएगा, रेड बाद में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बच्चों बताइए, यस नो, कुछ बोलिए, आएगा? यस सर, नो सर, देखो ये लोग बोल रहे हैं यस सर नो। चलो, तो
तो अब ऑब्वियस सी बात है ना, तो अब अगर रेड यहाँ पर आया और ब्लू यहाँ पर आया तो सारे कलर्स के बीच में आएंगे ना, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं क्रोमैटिक एबेरेशन इन द लेंसेज। कभी कभी लेंसेज में देखो आपको, अभी तो खैर ऐसा नहीं दिखता है, पर पहले की अगर आपने पुरानी फोटोग्राफी, पुरानी फिल्म्स देखी हुई फोटोग्राफी की, तो उसमें कभी कभी देखो ऐसे 7 कलर ऐसे साइड में आ जाते थे लोगों के, करेक्ट। तो वो सब इसी फिनोमिना की वजह से होता है, ठीक है। तो क्रोमैटिक एबेरेशन क्यों हो रहा है बच्चों, इसी तरह देखो यहाँ कॉनकेव में भी होगा, करेक्ट। वॉयलेट ऊपर चला गया, वॉयलेट यहाँ चला गया, और रेड कहाँ चला गया, रेड यहाँ चला गया ना, बराबर है। देखो रेड यहाँ चला गया और वॉयलेट कहाँ गया, वॉयलेट जो वो यहाँ चला गया, बराबर है, ठीक है। तो अब देखो पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो तो वॉयलेट यहाँ गए तो तुम्हें दिखाई देगा, और रेड कहाँ दिखाई देगा, रेड की तो यहाँ दिखाई देगा। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं क्रोमैटिक एबेरेशन। तो क्रोमैटिक एबेरेशन क्यों लगता है किसी भी लेंस में, दैट इज मेनली बिकॉज different colors have different refractive index, ओके, बराबर है, ओके। अब देखो यहाँ पर इस फिनोमिना को हम खत्म कैसे कर सकते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव, इसको खत्म कैसे कर सकते हो आप, पतला लेंस नहीं, दो लेंस का कॉम्बिनेशन लेके, ठीक है, दो लेंस ले लो जिस, ठीक है, दो लेंस को आप पास पास में चिपका दो तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, एक जिसमें से एक कॉनकेव होना चाहिए, एक कॉन्वेक्स होना चाहिए, ओके। तो अब देखो, अब हमने तो भी मैंने आपको आपको क्या बोला, हमें दोनों लेंस को चिपका देना है, क्या कर देना है, दोनों लेंस को पास पास में ले आओ। तो एक लेंस जो है उसके लिए हम K1 डिफाइन कर देते हैं, ये बराबर है, देखो यहाँ पे ब्रैकेट के पास 1 लिखा है और यहाँ पे ब्रैकेट के पास 2 लिखा है, बराबर है। या इसको तुम R डैश ऐसे भी ले सकते हो, R डैश ऐसे ले सकते हो इसको, एनीवेज। तो देखो ये K1 हो गया लेंस 1 के लिए, ये K2 हो गया लेंस 2 के लिए, बराबर है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है रिलेशन वो, और जब भी दो लेंसेस कांटेक्ट में आ जाते हैं, जब भी दो लेंसेस कांटेक्ट में आ जाते हैं तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फोकल लेंथ, 1/f इज इक्वल टू, यस करेक्ट। अब देखो अभी हमें क्या करना है, क्रोमैटिक एबेरेशन को खत्म कर देना है। तो क्रोमैटिक एबेरेशन को अगर हमें खत्म कर देना है तो क्या होना चाहिए, वॉयलेट की फोकल लेंथ और रेड की फोकल लेंथ ये क्या आ जानी चाहिए, इक्वल आ जानी चाहिए। तो ये रिलेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखो बोलते रहो यस नो, कोई स्टेप नहीं, इसमें एक मिस्टेक भी है, बताऊंगा क्या मिस्टेक है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों, एक सेकंड रुकना जरा, रिलेशन क्या पता है तुम्हें, पता है 1/f जो होता है वो क्या होता है, म्यू माइनस 1 टाइम्स 1/, करेक्ट। तो देखो वॉयलेट के लिए क्या लिख सकते हो, 1/f1 भी, इसके लिए क्या लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट, जो भी पहला लेंस रहा होगा तुम्हारा, पहला जो भी ग्लास बना हो, देखो ग्लास भी दो प्रकार के होते हैं, फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास। फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। इनफैक्ट आज तो और भी, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग तो और भी बहुत टाइप के ग्लासेस आ चुके हैं, मालूम है कि नहीं मालूम, आप किसी ऑप्टिशियन के पास जाओ आपको दिखा देगा 4-5 तरह के ग्लासेस, तो हर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। एक हाई रिफ्रैक्टिव, हाई इंडेक्स ग्लास बोलते हैं, देखो किसी आप चश्मे वाले की दुकान में जाओगे तो वो बोलते हैं हाई इंडेक्स का ग्लास है, पतला रहता है बहुत, और तुम्हारा चश्मा बहुत मोटा है ना तो बोलेगा हाई इंडेक्स का ग्लास लगा लो, चश्मे का ये जो विड्थ है कम हो जाएगा। कॉन्टैक्ट लेंसेज डिफरेंट, वो मटेरियल अलग रहता है, these are about these lenses जो आप पहनते हो फॉर योर आई डिफेक्ट्स, करेक्ट। तो देखो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1/v माइनस दिस, और इसको भी मैं क्या लिख लूंगा, K1 मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था ना,
याद आया कि नहीं याद आया आपको? इसको मैंने बोले तो 1 इज इक्वल टू K1 और 1/R1 माइनस 1/R2, दिस इज इक्वल टू K2, बराबर है कि नहीं है? हाँ कि नहीं बच्चों? ओके, तब देखो यहाँ पर इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1/F1V को हम क्या लिख सकते हैं, μ1V माइनस 1 K1। इसी तरह इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो, बराबर है कि नहीं? और इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ये, ठीक है। ओके, जब तुम आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक एरर है, दिस इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये आएगा N1V, सॉरी N1V। अब देखो ये एक्चुअली ये वन और ये वन तो कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? करेक्ट, सो इट विल बी N1V K1 प्लस N2V K2 इक्वल्स टू N1R K1 प्लस N2R K2, बराबर है। और जब तुम इसको K1 को एक साथ लेके आ जाओगे तो क्या आ जाएगा, N1V माइनस N1R टाइम्स K1, करेक्ट, विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे पहले N2R आ रहा है, N2R इसको जब इधर लेके जाओगे तो आ जाएगा N2V टाइम्स K2। तो यहाँ से एक्चुअली तुम्हारा K1 और K2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ N2R, N2V लिख लेते हैं, K1 में N2V माइनस N2R अपॉन N1V माइनस N1R। देखो समझ में आया क्या किया मैंने, समझ में आया? ओके, अब जैसे मैंने बताया था मीन को हम क्या लिख सकते हैं, येलो के लिए देखो, येलो के लिए अगेन वी कैन जस्ट, येलो का फोकल लेंथ देखो कितना होगा, दो कॉम्बिनेशन का ये हो जाएगा, बराबर है। ये पावर के रिलेशन से आ रहा है, मेरा पावर वाला जो रिलेशन था उससे आ रहा है ये, ठीक है। तो देखो येलो को हम ऐसे लिख सकते हैं 1y F2y, बराबर है कि नहीं है? और यहां से देखो K1 K2 कितना आ जाएगा, यहां से K1 K2 देखो इतना आ रहा है तुम्हारा, K1 अपॉन K2 यहां से जो आ रहा है वो आ रहा है N2y माइनस 1 N1y माइनस 1 टाइम्स F2y माइनस F1y, बराबर है। और अब जब तुम दोनों को इक्वेट कर दोगे, इक्वेट करने पे क्या क्या आ जाएगा, माइनस N2V N2R N1V N1R, बराबर है, which is equal to N2y minus 1 N1y minus 1 F2y F1y, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? आ जाएगा। और देखो इसको मैं कैसे लिख दे रहा हूं, इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ F2y अपॉन F1y, ध्यान से देखना बच्चों, एकदम ध्यान से देखना, देखो N2V माइनस N2R अपॉन, इसको जब मैं इधर पर लेके आया तो मुझे N2y माइनस 1, ठीक है, ठीक है ना, अपॉन N1V माइनस N1R अपॉन N1y माइनस 1, देखो अगर माइनस का साइन और एक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बेसिकली आप इसको ऐसे समझो, अगर तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो इसको मान लो B, इसको मान लो A, इसको मान लो C, इसको मान लो D, ABCD ऐसे मान लो इसको, ठीक है। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, B अपॉन C अपॉन A अपॉन D ना, देखो तुम इसको B इंटू D अपॉन A इंटू C लिख सकते हो ना, करेक्ट। तो B अपॉन C को ऐसे लिख लो और A अपॉन D जो है उसको तुम ऐसे लिख लो,
देखो दिस एंड दिस आर सेम एक्चुअली, ठीक है, बराबर है कि नहीं। और बच्चों यहाँ से फाइनल रिजल्ट जो हमें मिला वो ये मिला कि ये वाला जो टर्म है ये क्या है, ये मान लेते हैं दूसरा वाले जो मटेरियल उसका डिस्पर्सिव पावर है ओमेगा 2, और ये किसका डिस्पर्सिव पावर है, पहले वाले मटेरियल का। देखो डिस्पर्सिव पावर का रिलेशन याद है कि नहीं, अभी हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है, और ये माइनस साइन भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो यहाँ से क्या पता चला, F1y इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। तो यहाँ से जो हमें मेन चीज पता चल रही है वो ये पता चल रही है कि डिस्पर्सिव पावर तो भाई हमेशा पॉजिटिव रहता है, डिस्पर्सिव पावर हमेशा ध्यान रखो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये निगेटिव आ रहा है मतलब क्या हुआ, एक लेंस हमें कॉनकेव लेना पड़ेगा, एक लेंस कॉन्वेक्स लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी वी कैन हैव क्या बोलते हैं, वी कैन मिनिमाइज क्रोमैटिक एबेरेशन, ठीक है। सो दिस इज, तो क्रोमैटिक एबेरेशन मिनिमाइज करने के लिए क्या करोगे, एक कॉनकेव लेंस लोगे और एक कॉन्वेक्स लेंस लोगे। इसी तरह एक और लास्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज स्फेरिकल एबेरेशन आल्सो। व्हाट इज स्फेरिकल एबेरेशन, देखो स्फेरिकल एबेरेशन क्या होता है, अब तुम्हें अभी मैंने अभी बताया था कि जो ये जो लेंस है इट कैन बी अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ प्रिज्म्स ऑफ स्मॉल स्मॉल डायमीटर, बराबर है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, हाँ कर सकते हैं कि नहीं, इसको हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं ना, ये जो लेंस बना हुआ है किसका बना हुआ है, प्रिज्म्स, मतलब अलग अलग एंगल्स के प्रिज्म का बना हुआ है, करेक्ट। अब समझो लाइट यहाँ से आई तो इसका कुछ डेल्टा कुछ और होगा, बराबर है। अब लाइट सपोज अब यहाँ से आएगी तो इसका डेल्टा कुछ और होगा, ठीक है। तो अब ये जो लाइट है इंस्टेड ऑफ कन्वर्जिंग एट वन पॉइंट इट कन्वर्जेस एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, तुम्हें एक इंस्टेड ऑफ वन सिंगल पॉइंट तुम्हें पॉइंट कुछ इस तरह से मिलता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं स्फेरिकल एबेरेशन, ठीक है। इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, प्लेनो कॉन्वेक्स ले लो, और प्लेनो कॉन्वेक्स में भी लाइट जब तुम्हारी ऐसे आए, जब इस डायरेक्शन में लाइट पड़ेगी तब दिस फिनोमिना कैन बी मिनिमाइज्ड। तो तुम्हारी बुक में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं हाउ टू मिनिमाइज इस स्फेरिकल एबेरेशन में, दिखा देता हूँ, तो प्लीज रीड देम। वो दिए स्फेरिकल एबेरेशन, ठीक है, दिख रहा है स्फेरिकल एबेरेशन बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ मेथड्स दिए, उनको जस्ट एक बार पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, तो विद दिस वी एंड मेजर पोर्शन ऑफ योर ऑप्टिक्स। अभी तुम्हारा क्या बच गया है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बच गए, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और रेनबो बच गया है, तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशंस में देख लेंगे, ओके। रेनबो इज वेरी सिंपल, ठीक है, चलो।